खुशहाली से रह रहे थे। अकबर उन काफी कम राजाओं में से एक थे जो हर धर्म के लोगों को समान नजरों से देखते थे। ना उन्होंने कभी हिंदुओं को जबरदस्ती मजहब बदलने पर मजबूर किया और ना उन पर कोई अलग से टैक्स लगाए और दिए जलाते। पर फिर आया एक ऐसा काल जब गले मिलने वाले ये दो भाई एक दूसरे के सिर काटने लगे। दिवाली में फटाके नहीं बल्कि घर जलने लगे और ईद में बकरियां नहीं इंसानों के सिर कटने लगे। और इस सब की वजह थी अंग्रेज और उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ज्यादातर राज्य धर्म के आधार पर बांटे गए। जहां मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा हो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो वो इंडिया का हिस्सा बन गया, जिसे दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानेगी। इस आजाद मुल्क के लिए एक आजाद सेना तैयार की गई जिसका नाम दिया गया मुक्ति बहिनी, जो पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते थे और इस दौरान इंडिया ने भी उनका बहुत साथ दिया। इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, इंडिया के रिसोर्सेज हमसे बहुत बड़े हैं। तो अगर हम अपने आप को डिफेंड ही कर लें और अपने बॉर्डर को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी मेरा ख्याल है हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ है ज़ीशान और मैं हूं हसन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये हमारे एक व्यूअर ने, सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना आप जंगों की, मतलब हमने जो आपस में लड़ाइयाँ की हैं उसके बारे में क्यों नहीं रिएक्ट करते, उसकी हिस्ट्री क्यों नहीं देखते। तो फिर उसी के रिलेटेड मुझे एक लिंक आया जिसमें इंडियन पर्सपेक्टिव बताया गया कि ये जो हमारी टाइमलाइन है, मतलब हम आपस में किस तरह लड़ते रहे हैं, किस-किस दौर से क्या मसले बनते गए। तो उसी से रिलेटेड हम फिर आज देखते हैं जी, और बिल्कुल। देखते हैं कि हमने अपना तो पाकिस्तान की बुक्स और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव तो बचपन से देखा ही है। तो इंडिया का इन जंगों के बारे में, हमारे वॉर्स के बारे में क्या कहना है? तो चलें फिर उन्हीं में से एक वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। तो आप भी देखें, हम भी देखते हैं। 16वीं शताब्दी का दौर था। पूरा भारत सुल्तान अकबर के शासन में फल फूल रहा था और सारे धर्मों के लोग आपस में खुशहाली से रह रहे थे। अकबर उन काफी कम राजाओं में से एक थे जो हर धर्म के लोगों को समान नजरों से देखते थे। ना उन्होंने कभी हिंदुओं को जबरदस्ती मजहब बदलने पर मजबूर किया और ना उन पर कोई अलग से टैक्स लगाए। और फिर उनके कुछ सालों बाद भारत में एक ऐसे महाराज आए जो ना सिर्फ हर धर्म के लोगों को समान मानते थे बल्कि हर धर्म के लोगों को उन्होंने अपने खुद के मंत्रिमंडल में भी शामिल कर दिया था। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दे दिया था कि वो युद्ध के समय किसी भी मंदिर या मस्जिद को गलती से भी नुकसान न पहुंचाए और अगर किसी के भी हाथों कुरान लगे तो कोई मुस्लिम भाई मिलने तक वो उसे अपने पास महफूज रखे। इन्हीं राजाओं के कारण देश भर के मुस्लिम और हिंदू लोग आपस में शांति और प्यार से रहते थे। हिंदूज ईद के वक्त अपने मुस्लिम भाइयों के घर खीर खाते तो मुस्लिम्स दिवाली में अपने हिंदू भाइयों के यहाँ पर दिए जलाते। पर फिर आया एक ऐसा काल जब गले मिलने वाले ये दो भाई एक दूसरे के सिर काटने लगे। दिवाली में फटाके नहीं बल्कि घर जलने लगे और ईद में बकरियां नहीं इंसानों के सिर कटने लगे। और इस सब की वजह थी अंग्रेज और उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसे 1857 में अंग्रेजों ने अपनाया था जब हिंदू और मुसलमानों ने भारत के खिलाफ मिलकर लड़ाई की थी और वो गोरे बस धरे के धरे रह गए थे। और अब दोनों का दुश्मन अंग्रेज नहीं बल्कि पड़ोस के घर में रहने वाले अपने ही भाई बहन बन गए थे। और 70 सालों से ये चलने वाली नफरत की चिंगारी आज भी हमारे दिल में जल रही है। 70 साल हो गए आजादी को और साथ ही इस दुश्मनी को भी, जिसमें 4 ऐसी जंगे वर्ल्ड वॉर जितनी खौफनाक और जानलेवा माने जाने वाली इन जंगों में लाखों जवान कुर्बान हुए, दोनों देशों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ। और ये सब किस लिए? बस एक ही चीज के लिए, कश्मीर। आखिर कश्मीर दोनों भी देशों के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्यों उन 4 जंगों में से 3 जंग इसी के लिए हुई है? क्यों इतनी बार समझौते के कागजातों पर दस्तखत करके भी आज तक हम कोई समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं? सो वेल फ्रेंड्स, हेलो, मैं हूं गौरव और इन्हीं सवालों के जवाब पता करने के लिए हम इन चारों युद्धों के बारे में जानेंगे, इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ज्यादातर राज्य धर्म के अंदर आधार पर कि इन युद्धों के बाद किस देश ने क्या क्या खोया और किसने क्या पाया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडो पाक वॉर्स टाइमलाइंस एंड रिजल्ट्स। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ज्यादातर राज्य धर्म के आधार पर बांटे गए। जहां मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा हो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो वो इंडिया का हिस्सा बन गया। पर ज्यादातर सारे राज्यों को बांटने के बाद कई रियासतों को यह मौका दिया गया खुद फैसला लेने का कि वो किस देश का हिस्सा बनना चाहते थे। और उन्हीं कई रियासतों में से एक था कश्मीर। वहां पर ज्यादातर लोग मुसलमान थे पर उनके महाराज हरि सिंह हिंदू होने के कारण उन्होंने ये फैसला लिया कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनेगा। पर यह सुन के ना पाकिस्तान खुश था और ना ही खुश थे वो कश्मीरी लोग जो ये पाकिस्तान का हकीकत हिस्सा है। बनना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने पूरे कश्मीर में दंगे फसाद। हाँ, मैं ये बताता चलूँ कि ये कश्मीर से है, तो यही बताएगा कि कश्मीर में मतलब इनका इधर की साइड पे क्या वो है, पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। तो फिर एंड पे इस पे बात करते हैं।
और आंदोलन करना शुरू कर दिया। जब ये दंगे कश्मीर के राजा हरि सिंह के काबू से बाहर निकलने लग गए, तब वो इंडिया के पास मदद लेने आए और बदले में उन्होंने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने का वादा किया। और फिर छिड़ी इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली जंग, जिसने पूरे एक साल में 1100 भारतीय सैनिक और 6000 पाकिस्तानी सैनिकों की जानें ले ली। एक साल बाद यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर लाइन बनाई, यानी वॉर के अंत पर जो आर्मी जहां पर थी उसके बीच में एक लाइन बना दी, और इस लाइन से हमेशा के लिए बट गया कश्मीर दो हिस्सों में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम पीओके भी कहते हैं और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस जंग का वैसे कोई विजेता घोषित नहीं किया गया था, पर माना जाता है कि जीत इंडिया की हुई थी, क्योंकि कश्मीर का 2/3 हिस्सा अभी भी भारत के पास है, हर साइड पाकिस्तान यही के पास मानती है बस कि हमारे 1/3 लिए कश्मीर कोई गया। पर यह मसला यहीं पर नहीं सुलझा। इसके बाद हुई एक और एक जंग, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होने वाली सबसे खौफनाक जंग मानी जाती है। साल था 1962। इंडिया और चाइना के बीच अक्साई चीन बॉर्डर के खातिर हुई थी एक भयंकर जंग, जिसमें इंडिया बुरी तरीके से हार गया था। 3 साल बीत गए थे, पर फिर भी इंडिया इस हार से पूरी तरीके से उभर नहीं पाई थी। पूरा देश भूखमरी और गरीबी के अंधकार में डूबा हुआ था, और नेहरू जी के देहांत के बाद इंडियन राजनीति में कई अड़चने आ रही थी। राजनेताएं आपस में ही लड़ रहे थे। पर ऐसे दौर में मदद करने के बजाय पाकिस्तान ने इंडिया की इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और रन ऑफ कच्छ के बॉर्डर पर हमला कर दिया। कुछ दिनों तक हमले और फायरिंग बरकरार रहे, पर इंग्लैंड ने बीच में आकर समझौते की बात की, जिसके लिए इंडिया तो तैयार हो गया, पर इतनी हाँ, जल्दी जिन्होंने समझौते के लिए लड़ाया तैयार हो वही जाना समझौते के लिए पाकिस्तान ने आगे इंडिया की चलते। कमजोरी समझी। उन्हें ऐसा लगा कि हाल ही के जंग में हारने के बाद इंडिया की आर्मी अब उतनी सक्षम नहीं रही है, और यूएस द्वारा दिए गए हथियार से पाकिस्तान उन्हें आसानी से हरा देगा, जिसके दम पर वो इंडिया को समझौता करने पर मजबूर करेंगे और कश्मीर को पूरे तरीके से अपना हिस्सा बना लेंगे। और फिर शुरुआत हुई ऑपरेशन गिब्राल्टर की, जिसके तहत उन्होंने ये सोचा कि वो अपने सैनिकों का भेष बदलकर कश्मीर उन्हें भेजेंगे और वहां के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काकर पूरे कश्मीर में आंदोलन और अशांति का माहौल बना मुजाहिदीन का देंगे। बता रहे लेकिन हैं। हाँ। ये कदम उन्हें जितना आसान लगा उतना असल में था नहीं। कश्मीर के लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पर फिर उन्होंने सोचा कि इतने बड़े प्लान को ऐसे ही तो नहीं रोका जा सकता। तब उन्होंने कब्जा कर लिया अखनूर पर, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के काफी पास में ही है। उन्हें लगा इंडिया इसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि इंडिया तो इस स्थिति में ही नहीं है। पर इंडिया ने जवाब देकर अखनूर को वापस ले भी लिया और कर दी घोषणा जंग की। एक ऐसी जंग जिसे इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 जितना खौफनाक माना जाता है। अखनूर इंडिया के पास वापस आ जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी कश्मीर में भेज दी, और उन्हें वहां से हटाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के पंजाब और लाहौर के पास वाले गांवों पर कब्जा कर रहा था। पर वहां पर आके इंडिया को रोकने के बजाय पाकिस्तान ने कब्जा किया खेमकरन पर, और वो अमृतसर की ओर बढ़ ही रहे थे कि इंडियन आर्मी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और उनसे खेमकरन दोबारा वापस ले ली। और दूसरी तरफ इंडिया लाहौर पर कब्जा कर ही लेता, पर सीज फायर डिक्लेयर होने के कारण जंग को वहीं पर रोक दिया गया। अब ये वाली जंग पिछले एक साल के जंग से कई गुना छोटी थी, पर नुकसान 10 गुना ज्यादा करके गई। 3000 भारतीय सैनिक और 3800 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए सिर्फ 20 से 22 घंटों की इस जंग में। और अंजाम कुछ नहीं आया, पर माना जाता है कि जीत इंडिया की हुई, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा उस वक्त हमारे पास जूने फिर हथियार वही और तोप माना होने के जाता है। बावजूद भी हमने अपनी स्ट्रैटेजी से पूरे जंग को जीता। और इस जंग के बाद दोनों भी देशों ने 1966 में ताशकेंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक दोनों भी देशों को आपस में अच्छे रिलेशंस बनाए रखने थे और सारे मुद्दों को शांति से बातचीत कर ही सुलझाना पड़ेगा। पर एज यू नो इट, ये शांति ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। पिछले 2 जंगों में हमने जो मंजर देखे, उससे भी खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर अब 1971 की ये जंग दिखाने वाली थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि ये जंग पाकिस्तान लड़ रहा था खुद से ही। पार्टीशन के वक्त ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना था, जो पाकिस्तान का हिस्सा होकर भी उससे काफी दूर था। और अब इन दोनों के बीच में ना तो कोई ज्योग्राफिकल कनेक्शन थे और ना ही वो ये एक भाषा बोलते अंग्रेज थे, ने और इसी वजह से वेस्ट अजीबो-गरीब काम पाकिस्तान ने किया हुआ हमेशा है। ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कभी भी कोई ईस्ट पाकिस्तान का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं था। और हाँ, इतना ही ये नहीं, बात सही है। पाकिस्तान अपने नेशनल बजट का सिर्फ 30% ईस्ट पाकिस्तान पे खर्च करता था, जबकि पाकिस्तान की 60% आबादी तो ईस्ट पाकिस्तान में ही थी, और पाकिस्तान का 70% ट्रेड भी यहीं से होता था। पर जब याह्या खान ने 1969 में प्रेसिडेंट बनने के बाद नेशनल असेंबली के पहले इलेक्शन रखने का वादा किया, तब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगा कि आखिरकार अब गवर्नमेंट में भी उनके लोग होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो उससे पहले कभी कोई नेशनल असेंबली, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, वैसे इलेक्शंस कभी नहीं हुए थे। पर इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन भोला आया, जिससे पूरा ईस्ट पाकिस्तान भयंकर रूप से जूझ रहा था। पर कैन यू इमेजिन इट, इस पूरे डिजास्टर के दौरान वेस्ट पाकिस्तान ने मदद के लिए बस सिर्फ एक हेलीकॉप्टर भेजा और कुछ नहीं।
और जब इंडिया और बाकी के देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे भी वेस्ट पाकिस्तान ने ठुकरा दिया, जो देखकर पूरे ईस्ट पाकिस्तान वालों के मन में गुस्से की ज्वाला उबलने लगी। और इस गुस्से का परिणाम दिखा इलेक्शंस में, जब ईस्ट पाकिस्तान और अवमी लीग के प्रमुख मुजीबुर रहमान बहुमत से जीते। पर ये यहया खान को मंजूर नहीं था और इसीलिए वो नेशनल असेंबली को शुरू करना टालते रहे। पर फिर उन्हें शक हुआ कि मुजीबुर रहमान और वेस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के प्रमुख जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे उनकी सत्ता छीनना चाहते हैं, इसीलिए यहया खान ने दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। पर हाँ, ये मेन जो उनसा था ना, ये हमारे आपस में ही लीडर जो उनसे थे, वो हुकूमत के लालच में कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, बस उसी के चक्कर में, और फिर ऊपर से हमारी माशाल्लाह आर्मी। तो बस ये सब मिलके एक ऐसा डेंजरस कॉम्बिनेशन बना कि उसने हमारा मतलब हमेशा के लिए जो कंट्री था वो उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया ना। परेशानियों के वक्त में मदद का न आना और अब इलेक्शन जीतने के बाद भी अपने लीडर को जेल में देखकर पूरा ईस्ट पाकिस्तान रास्तों पर आंदोलन के लिए उतर आया। पर वेस्ट पाकिस्तान ने इसका भी सामना शांति और समझौते से नहीं, बल्कि बंदूकों और लाठियों से किया। लोगों ने तय कर लिया, अब इस बुरे सपने का अंत होगा और सुबह होगी एक नए आजाद मुल्क की, जिसे दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानेगी। इस आजाद मुल्क के लिए एक आजाद सेना तैयार की गई, जिसका नाम दिया गया मुक्ति बहिनी, जो पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते थे। और इस दौरान इंडिया ने भी उनका बहुत साथ दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बांग्लादेश की आवाज को दुनिया तक पहुंचाई। पर जाहिर था वेस्ट पाकिस्तान को यह बात मंजूर नहीं था और इसीलिए कर दिया उसने हमला इंडियन एयरबेस पर। और फिर इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर डेरा जमाए बैठे पाकिस्तानी आर्मी पर 3 तरफ से हमला किया और बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका पर कब्जा कर लिया। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका था और ये 13 दिन की जंग खत्म तब हुई जब पाकिस्तान के जनरल आमिर अब्दुल्ला खान और उनके 93,000 सैनिकों ने इंडिया को सरेंडर कर दिया। आजादी के इस युद्ध के बाद दोनों देशों ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें दोनों देशों ने अप्रूव की हुई LOC लाइन का जिक्र किया गया था। इंडिया ने पाकिस्तान को उनकी जमीन और जनरल आमिर और उनके सैनिक लौटा दिए और पिछले कई एग्रीमेंट्स की तरह फिर से यह तय हुआ कि कश्मीर की जो भी समस्या है उसे अब बातचीत से ही हल करना पड़ेगा आगे, और ना ही किसी जंग से। एंड वेल फ्रेंड्स, इस जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने कई क्षेत्रों में प्रगति की और उनमें से एक था न्यूक्लियर पावर। अपने दुश्मनी के इतिहास में ये एक और नया पन्ना लिखने वाले थे और इस बार करने वाले थे कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया था और ना ही कोई करेगा। 1999 में पाकिस्तान और इंडिया पहले और शायद आखिरी ऐसे 2 परमाणु सक्षम देश है जिन्होंने आपस में युद्ध किया। इस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत हुई थी 1999 के सर्दी के महीनों में, जब कारगिल के पोस्ट पर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सैनिकों ने उस पोस्ट को खाली कर दिया था। पर एक सुबह एक चरवाहे ने उस पोस्ट में कुछ काले कपड़े पहने आदमियों को घुसते हुए देखा। उसे तुरंत जाके सैनिकों को खबर कर दिया, पर सैनिकों के आने तक उन काले कपड़े वालों ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। वो काले कपड़े वाले आदिवासियों के भेष में और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिक थे, जिनका मकसद था उस पोस्ट पे से NH-1D हाईवे जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है उसे तबाह करना, जिस वजह से इंडिया का कश्मीर से लिंक टूट जाएगा। इंडियन सैनिकों ने लाख कोशिशें की उन्हें वहां से भगाने की, पर दुश्मन चोटी के ऊपर होने के कारण जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते तो उन पर गोलियों की बारिश कर दी जाती, जिसकी वजह से कई सैनिक घायल हुए और कितनों की तो मौत भी हो गई। पर इंडियन एयरफोर्स ने उन पोस्ट पर हवाई हमला किया और जमीन पर भी आर्मी एक एक करके सारे पोस्ट पर अपना कब्जा जमा रही थी। माइंड यू, पाकिस्तानी आर्मी ने ऊपर पहाड़ की चोटी में बंकर्स बना के रखे थे जिसमें वो हाइड कर रहे थे, तो एयर स्ट्राइक्स भी उन पर काफी इनफेक्टिव हो रहा था। और ये सब देख के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब यूएस के पास मदद के लिए गए तब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने साफ साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि पाकिस्तान अपने आदमी को वापस बुला ले। और उस समय पाकिस्तान ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वो आदमी लोग दरअसल पाकिस्तानी सैनिक थे और ना ही कोई आदिवासी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया था। और इसके पीछे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस है जो मैं इस वीडियो में अभी नहीं बता सकता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिकली अमेरिका ने इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग की थी और इंडिया से बहुत सारे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे, जैसे कि अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज को इंडिया में आने की परमिशन देंगे, अपनी नेवी को इंडिया के दायरे में आने की अनुमति देंगे, एटसेट्रा। और ये सब डिमांडें पूरी होने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को बोलकर पाकिस्तानी सेना को वापस लाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद इस युद्ध को रद्द कर दिया गया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये आखिरी ऑफिशियल युद्ध बना। दोनों देश कश्मीर पर अपने दबदबे, फायदे और गुरूर के लिए कब्जा करना चाहते हैं। कश्मीर की वादियों से 3 महासागर बहते हैं जिन पर इंडस ट्रीटी के अनुसार पाकिस्तान का हक है, पर वो इंडिया में होने की वजह से इंडिया उसे सिंचाई और हाइड्रो पावर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दोनों देशों के मन में ये डर है कि कहीं संकट या लड़ाई के दौरान दूसरा देश पूरी तरीके से पानी आना रोक ना दे। दूसरा फायदा कश्मीर का यह भी है कि वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण उस तरफ से दुश्मन देश का अंदर आना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा 1971 में बांग्लादेश की मदद करने के कारण पाकिस्तान इंडिया से बदले
के भावना में कश्मीर को भी छीन लेना चाहता है। एंड ऑफ कोर्स एक बात ये भी है कि वहाँ ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या होने के कारण पाकिस्तान कश्मीर को अपने ही मुल्क का एक हिस्सा मानता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कई कागजों पर दस्तखत किए गए, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, लाखों जानें कुर्बान हुई, पर फिर भी आज तक कोई इस चिंगारी को मिटा ना सका है। अब मसला बहस से जंग, जंग से आतंकवादी हमलों तक पहुंच चुका है और सवाल अंत में बस सिर्फ यही खड़ा होता है, क्यों अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी पॉलिसी आज भी हमें बांट रही है। तो जी व्यूअर्स, ये था मतलब हमारा आपस में हम जो लड़े हैं, जो हमने बिल्कुल। लड़ के एक दूसरे पे मतलब एक झूठी सी फतह लेने की कोशिश की है कि मैं बड़ा या तुम बड़े। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिविलाइज्ड नेशंस को ऐसे छोटी-छोटी बातों पे लड़ना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितनी कोशिश मतलब यही हो कि जितना पॉसिबल हो हम आपस में ना लड़ें। क्योंकि हमारा देखें ना, ज़ुबान भी एक है, कल्चर भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, बस मसला आता है जाके धर्म पे। तो वो धर्म की इस तरह से है कि मतलब एक-दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ाएँ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएँ, जो कि मतलब हमारा पॉलिटिशियन जो उनसे हैं, वो ये नहीं होने देते ना। कभी उधर से इंसाइटमेंट आती है, कभी इधर से हमारे पॉलिटिशियन अजीबो-गरीब बातें करते हैं, तो आपस में लड़ाते हैं। बाकी जो रही इन सारी हिस्ट्री की बात, तो ये फिर वो खुद भी इस चीज़ में कह रहे थे कि ये माना जाता है कि इंडिया की जीत हुई। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी माना जाता है कि पाकिस्तान की जीत हुई, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हम हैं 6 टाइम ऑलमोस्ट छोटी कंट्री हैं इंडिया से। बिल्कुल। इंडिया की पॉपुलेशन हमसे बहुत बड़ी है, इंडिया का इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, इंडिया के रिसोर्सेज़ हमसे बहुत बड़े हैं। तो अगर हम अपने आप को डिफेंड ही कर लें और अपने बॉर्डर को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी मेरा ख़्याल है हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भाई यही है कि जो हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि किस तरह से उसमें अमेरिका ने किया, ब्रिटिश आए, मतलब हमने फ़ोकस यही किया कि जो बाहर की फ़ोर्सेस है ना, जो वेस्ट है, वो हमें इकट्ठा नहीं देखना चाहती और उसमें फिर हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स वग़ैरह जो कि कॉमन पब्लिक की बिल्कुल भी रिप्रेज़ेंटेशन नहीं करते। ये मैं तो अपनी साइड से क्लियर हूँ कि पाकिस्तान में आपको भी पता होगा कि बिल्कुल। आजकल के भी हालात कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो एक तरह से बस समझ लें कि आगे डमी टाइप हैं। पीछे असल फ़ोर्सेस होती हैं और वो क्या करती हैं कि वो मेंडलिंग करती हैं अफ़ेयर्स में। उनके मतलब इंटरेस्ट हमें भी नहीं पता कि वो क्या इंटरेस्ट हैं, किसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, क्या चक्कर है। तो भाई यही कह सकते हैं कि जो खुदा है, अल्लाह है, हम पे बेहतरी करे, हमें अक़ल दे, हमें इन चीज़ों से बचाए कि ये बेवकूफ़ी वाली लड़ाइयाँ और सब कुछ। हाँ, एक होता है कि कोई मोरल पर्पज़ के लिए, अच्छे पर्पज़ के लिए लड़ाई करना, वो चलें समझ आता है। लेकिन बिला वजह लैंड के लिए, रिसोर्सेज़ के लिए और अजीबो-गरीब मतलब अपनी बर्तरी बताने के लिए इस तरह ये काम नहीं होने चाहिए। तो ज़ीशान क्योंकि कश्मीर से ही है और लास्ट में उन्होंने कश्मीर का पूरा पर्सपेक्टिव बताया, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई, छोटे होते से आप बड़े हुए अपने कश्मीर की वादियों में, तो आपका इस सारे बारे में, हिस्ट्री के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? आप किस तरह इसको देखते हैं? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ, जिसको हुँ, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। देखें हमारी आज़ाद कश्मीर की जो आबादी है, वो तो 99% मुस्लिम है। हुँ, तो मैं वहाँ पे पला-बड़ा हूँ, मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है कि मुस्लिम्स आबादी ज़्यादा होने की वजह से वो कुछ लोग ऐसे हैं कश्मीर में, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं हर हुँ, जगह पे। हुँ, कोई आज़ादी पसंद लोग हैं, कोई पाकिस्तान के साथ इलाक़ हुँ, करना चाहते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली लोग जो हैं वो फ्री कश्मीर वाले हैं। मतलब हुँ, कि क्योंकि यूएन ने एक ऑर्डर भी जारी किया था कि कश्मीर में रेफ़रेंडम कराया जाए। हुँ, पूरे कश्मीर में जो इंडिया में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दोनों में रिफ़रेंडम करवाया जाए और रेफ़रेंडम के थ्रू उनसे पूछा जाए कि भाई वो किसके साथ है रहना चाहते हैं, या तो वो हुँ। इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या तो वो खुद मुख्तार हाँ, कश्मीर या चाहते हैं कि बिल्कुल मतलब फ्री कि फ्री स्टेट। कश्मीर, हुँ, एक फ्री स्टेट चाहते हैं। तो क्योंकि ऐसा है कि इस रेफ़रेंडम की वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नुकसान है, ये चीज़ तो हुँ। वाज़ेह है, आज के दौर में सबको पता चल गई हाँ, है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्योंकि जो हैं वो पॉलिटिकल फिर इंटरेस्ट और हुँ, रिसोर्सेज़ वग़ैरह ये वो सारी चीज़ें, जैसा कि तो रेफ़रेंडम के थ्रू दोनों कंट्रीज़ को जो है काफ़ी नुकसान था। हुँ, कि अगर कश्मीर, क्योंकि इंडिया को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है, अगर रेफ़रेंडम कराया जाए तो मोस्टली मेरे ख़्याल से तो बेसिकली कश्मीरी होने के नाते मेरा जो अपना ज़ाती सर्वे है,
वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मेरे ख़्याल से जो 90% कश्मीरी हैं वो फ्री कश्मीर चाहते हैं अच्छा। और 10% कश्मीरी ऐसे हैं जो पाकिस्तान और या इंडिया के साथ इलाक़ करना चाहते होंगे। मोस्टली मैंने जो देखे हैं 90% कश्मीरी फ्री कश्मीर चाहते हैं। देखें एक जीनियस बंदे ने एक बात की थी, मैंने सुनी थी उसकी बात, मुझे उसका नाम नहीं पता बंदे का जिसने बात की थी, मैं वो बात आपसे शेयर करता हूँ कि हुँ, जब एक मसले से दोनों फ़रीक़ैन को फ़ायदा हो रहा हो तो दोनों फ़रीक़ैन कभी नहीं चाहेंगे कि वो मसला हल हो जाए। मेरी बात आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए रेफ़रेंडम से दोनों मुल्कों को नुकसान है, वो रेफ़रेंडम नहीं करवाना चाह रहे जिस वज़ह से कश्मीर का मसला हल नहीं हो पा रहा। बेसिकली अगर हुँ। मसला हल किया जाए तो इसी तरीके से हो सकता है कि हाँ, वहाँ पे रेफ़रेंडम कराया जाए। वैसे मैं तो भी इसी हक़ में हूँ कि हुँ। वहाँ पे रेफ़रेंडम होना चाहिए। अच्छा। हाँ, होना तो चाहिए। असल में मतलब इंसानियत की बेस पे अगर हम देखें तो राइट तो यही बनता है कि जो उधर के लोग हैं वो डिसाइड करें उनके बारे में, उनके लिए क्या बेहतर है। लेकिन क्योंकि बस वही बात है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, स्टेट के अपने-अपने इंटरेस्ट हैं, तो किसी न किसी बहाने से हम मतलब आपस में इनसिक्योरिटीज़ हैं। हम इंडिया पे बिलीव नहीं करते, हमारे जो इधर के लोग हैं, वो हम पे यकीन नहीं करते। बस इसी तरह हम अपने रिसोर्सेज़ और जो मतलब कह लें कि अपनी एफ़र्ट्स हैं, वो इस काम में लगाए हुए हैं और दुनिया देखो तो यूरोपियन यूनियन है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी एक अलग से करेंसी बना के, एक यूनियन बना के और वो मतलब डेवलपमेंट की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में और सारा उसमें जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम आपस में लड़ के अपने रिसोर्सेज़ अगर आप देखें पॉवर्टी इंडेक्स वग़ैरह, तो पाकिस्तान, इंडिया ये दोनों भी मतलब मिड अगर कह लें बहुत नीचे भी नहीं, तो आधे दुनिया के मुल्कों से नीचे पॉवर्टी में आते हैं। इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन जो बिल्कुल। पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। जी। और वो कि उनके शौक क्या हैं कि हम कौन से बड़े मिसाइल बनाएँ, कौन से बड़े-बड़े जहाज़ लेके आएँ, अरबों डॉलर्स के। तो बस यही कहूँगा कि आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएँ। ये लड़ाई झगड़े और इस चीज़ों से मतलब बाहर निकलना चाहिए। मॉरल पर्पज़ हो, ज़ुल्म होता हो, इस तरह से कि मतलब अब साफ ज़ाहिर हो कि कोई किसी पे ज़ुल्म कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए ठीक है, आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मतलब छोटी-छोटी लैंड के लिए, रिसोर्सेज़ के लिए इन जंगों में नहीं पड़ना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी किसी व्यू से आपको इख्तलाफ है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हम आपकी ओपिनियन का रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरह आप हमें समझें कि हम किस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। तो इसमें कोई भी जीत-हार वाला सिलसिला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत आगे हैं या वो बहुत आगे हैं। बस ये है कि हम दोनों ह्यूमन हैं। आप भी ह्यूमन हैं, हम भी ह्यूमन हैं। तो हमें ह्यूमैनिटी लेवल पे एक-दूसरे को इक्वल कंसीडर करना चाहिए। और हाँ, अगर ज़ुल्म कर रहा हो कोई तो उस पे फिर बात करनी चाहिए। जनरलाइज़ हमें इंडिया की पब्लिक वो भी अच्छे लोग हैं। अक्सर हम देखते हैं कोई पाकिस्तानी उधर विज़िट करता है, क्रिकेट टीम जाती है। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम गई थी, तो बहुत प्यार मिला था। इसी तरह इधर हमारे आते हैं, करतारपुर के जो कॉरिडोर बना है, उसमें काफ़ी हमारे सिख भाई आते हैं, हिंदू भी कुछ दर्शन करने आते हैं। तो उन्हें प्यार मिलता है, उस इस तरह नहीं है कि उन्हें कोई मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो भाई यही है, प्यार का मैसेज है। एक-दूसरे को समझें, प्यार बढ़ाएँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।